सबको मेरा नमस्कार। तो आज हम लोग किडनी डिजीज के बारे में चर्चा करेंगे। किडनी मतलब गुर्दे। तो थोड़े मैं हिंदी और इंग्लिश टर्म दोनों यूज करूंगा। तो किडनीज जो होते हैं, सबसे पहले जो आज मैं इसको ऐसे डिवाइड करूंगा कि किडनी, सबसे पहले किडनीज होते कहाँ हैं शरीर में, वो करते क्या हैं, और फिर उनका रोग क्या होता है। ट्रीटमेंट पे मैं ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा, मैं चर्चा करूंगा प्रिवेंशन पे कि आप इसको रोक कैसे सकते हैं, क्योंकि ट्रीटमेंट एंड स्टेज है। वहां जाने का मतलब है कि हॉस्पिटल में आप हैं। तो जो कम्युनिटी में लोग हैं जो बाहर बैठे हैं, उनके लिए प्रिवेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो गुर्दे होते हैं वो हमारे पीछे, पसलियों के पीछे यहाँ ऊपर होते हैं। तो काफी लोगों का मिसकंसेप्शन होता है कि इधर है उधर है, लेकिन पसलियों में ऊपर के तरफ, पसलियों से छुपे हुए होते हैं, पीछे के तरफ होते हैं। तो और एक मिसकंसेप्शन ये है कि लोग बोलते हैं मेरे को बैक पेन हुआ तो मेरे को किडनी की बीमारी है। ऐसा कोई कोरिलेशन नहीं है। क्योंकि जो किडनी में अगर पेन होता है तो वो इन्फेक्शन की वजह से होता है, ना कि अगर आपकी किडनी फेलियर है उस वजह से हो रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो याद रखनी चाहिए। और दूसरी बात है कि किडनी करती क्या है। तो किडनी करते क्या है कि जो भी हम लोग, जो इनटेक है, जो भी हमारा वेस्ट प्रोडक्ट होता है जिसको कहते हैं, उसको किडनी यूरिन के फॉर्म में बाहर निकालता है। तो जो भी हम वेस्ट लेते हैं, वो दो ही ऑर्गन है जो उसको ब्रेक डाउन करके फर्दर उसको निकालते हैं। उसमें एक लिवर है और दूसरा किडनी है। तो किडनी का रोल है कि वो उसको यूरिन के फॉर्म में बाहर निकाल देता है। तो ये तो हो गया कि किडनी कहाँ है और किडनी करती क्या है। अब हम करेंगे कि किडनी का रोग होता कैसे है। तो मोस्ट कॉमनली 90% जो किडनी डिजीज है, जो हम बोलते हैं कि इसकी किडनी खराब हो गई, इसको डायलिसिस है, इसको ट्रांसप्लांट चाहिए, जो भी हम सुनते हैं, मोस्ट कॉमन है डायबिटीज, उसके बाद है हाई ब्लड प्रेशर, और फिर है मोटापा या ओबीसिटी। ये 90% है। बाकी 10% रेयर कॉज हैं जो होते हैं। तो इसमें जो है ये बेसिक है जो जिसके कारण से रोग होता है। अब इसमें प्रिवेंशन और किडनी हेल्थ को बनाए रखने के लिए आप क्या कर सकते हैं। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इसमें क्या है कि पानी की मात्रा जो है, गर्मी जैसे यहाँ काफी पड़ती है, तो आपको पानी की मात्रा कम से कम 2 से 3 लीटर आपका फ्लूइड इनटेक दिन में होना चाहिए। तो उसमें क्या है कि हमारी बॉडी जो हमें सिग्नल देती है कि आप इनफ फ्लूइड ले रहे हैं कि नहीं। और हम लोग जो नेफ्रोलॉजिस्ट हैं, हम लोग कहते हैं कि हम यूरिन डॉक्टर हैं, तो हम यूरिन से काफी कुछ पता कर लेते हैं कि शरीर में क्या चल रहा है। तो यूरिन में क्या है कि अगर आप यूरिन का कलर देखते हैं, आप लोगों ने भी नोटिस किया होगा, जिस दिन आपने पानी नहीं पिया, आप बाहर धूप में काम कर रहे हैं, इधर गए उधर गए, यूरिन का कलर डार्क हो जाता है। उसका एक वजह है, क्योंकि किडनी क्या करती है, किडनी जो, क्योंकि आपने पानी नहीं लिया तो वो सब कुछ को अब कंजर्व कर रही है, आपके शरीर में रखना चाहती है। तो मिनिमम अमाउंट जिसमें आपके वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकल सकते हैं, उसमें उसने निकालना है। तो इसलिए वॉल्यूम भी कम आएगा और आपका कलर जो है वो काफी डार्क हो जाता है। तो जब आप ऐसा देखते हैं तो आपको ये ज्ञात होना चाहिए कि आपको पानी पीना है, और क्योंकि आपकी शरीर आपको बोल रहा है कि भाई पानी की कमी है शरीर में, तो इसलिए मैं जो भी पानी है उसको बचाना चाह रहा हूं, तो आप पानी पीजिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग पेशेंट्स को बोलते हैं कि जब भी आप बाथरूम जाते हैं उसके बाद आप पानी पीजिए, क्योंकि आपने जो लूज किया उसको आप गेन करना है। तो ये साइकिल चलाए रखने होता है थ्रू आउट द डे। टुवर्ड्स द इवनिंग आप इसको थोड़ा स्लो डाउन कर सकते हैं। पर दिन में अगर आप, खासकर गर्मी के समय, 2 से 3 लीटर अगर आप पानी की मात्रा या फ्लूइड इनटेक, टोटल फ्लूइड इनटेक, इसमें दूध, छाछ, चाय, पानी, सब कुछ इंक्लूडेड है, जूस जो भी आप पीते हैं, सब कुछ इंक्लूडेड मिला के आपको कम से कम 2 से 3 लीटर। इसमें यूरिन का कलर आपको बताता है कि आप पानी सही मात्रा में पी रहे हैं कि नहीं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात अब ये हो गया कि फ्लूइड इनटेक। फ्लूइड के अलावा क्या है कि डाइट। तो ये आप लोग जैसे है कि सेम चीज है, जैसे आप जो माइंड में डालिएगा वही आप सोचिएगा, शरीर में भी वही है। जो आप खाइएगा पीजिएगा उसी हिसाब से आपका शरीर रिएक्ट करेगा। सिंपल कॉन्सेप्ट है, इसमें कोई वो नहीं है, कोई रॉकेट साइंस, कोई सीक्रेट सॉस नहीं है यहाँ पे। तो डाइट में क्या है कि बेसिक 3 चीजें हैं। हमारी पूरी डाइट जो है, पूरा डाइट जो है वो 3 चीजों में बढ़ जाता है। एक है कार्बोहाइड्रेट या शुगर जिसको बोलते हैं, दूसरा है फैट, और तीसरा है प्रोटीन। सारा डाइट आप देखिएगा, जब आप लेबल पढ़ते हैं यही 3 चीजें, बाकी सोडियम, पोटेशियम, विटामिन, ये सब वो साइड में लिखा होता है, पर बेसिक 3 चीजें ये हैं।
तो जो भी है, तो बेसिकली क्या है कि शुगर जो है, प्रोसेस शुगर जिसको कहते हैं, प्रोसेस शुगर होता है आपके मिठाई में, आपके बिस्किट में प्रोसेस शुगर है, जो भी आप चीनी जहां यूज करते हैं, वो प्रोसेस शुगर जो है अगर उसकी मात्रा ज्यादा है तो वो शरीर के लिए हानिकारक होता है ओवर टाइम। जो कॉम्प्लेक्स शुगर होता है जो आता है कि आपका फ्रूट से, वो फिर भी उतना हानिकारक नहीं है। अब फ्रूट में भी अलग अलग ग्रेडेशन होते हैं, पर जनरल कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आप प्रोसेस शुगर ज्यादा ले रहे हैं, जिसमें चीनी जो है जो एक प्रोसेस शुगर है, क्योंकि आप चीनी को देखिए, चीनी आप जाइएगा खेतों में जाइएगा तो देखिएगा केन शुगर प्लांटेशन बहुत है, केन हर जगह शुगर केन उगाते हैं, क्योंकि शुगर केन क्या है कि खपत बहुत ज्यादा है, प्लांटेशन इजी है, प्रोसेसिंग है। उसके बाद वो आप गन्ना नहीं खा रहे हैं, गन्ने में से आगे प्रोसेस्ड होके शुगर बनता है। शुगर में भी फिर व्हाइट शुगर है, व्हाइट को फिर उसको पीस दिया जाता है, उसकी फर्दर प्रोसेसिंग है। तो ये प्रोसेस शुगर क्या है, इसका एब्जॉर्प्शन 1:1 है। आप जो अमाउंट लीजिएगा वो ब्लड में उतना ही अमाउंट आ जाएगा, तो उसमें कोई बीच में डिग्रेडेशन नहीं होता है। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट में क्या होता है, जैसे आप फल फ्रूट खाते हैं, उसमें फाइबर है, उसमें कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, उस शुगर बॉडी को उसको तोड़ना पड़ता है, फिर वो आता है। अगर आप 100 ग्राम लीजिएगा तो 60 ग्राम आएगा आपके ब्लड में। तो ये इसलिए आपको प्रोसेस शुगर से अपना डाइट जो है आपको शिफ्ट करना चाहिए कॉम्प्लेक्स शुगर पे। इसमें और दूसरा क्या है, प्रोटीन और फैट इंटेक। प्रोटीन इंटेक क्या है कि प्रोटीन इंटेक, अब इसमें किडनीज जो है, किडनीज डू नॉट लाइक एनिमल प्रोटीन। सो प्रोटीन के दो सोर्सेज होते हैं, एक जो मांसाहारी हम कहते हैं, एक शाकाहारी सोर्स। तो किडनीज जो है वो शाकाहारी सोर्स लाइक करते हैं। उसका रीजन है क्योंकि शाकाहारी प्रोटीन जो होता है, जो दाल है, जो आपका साग है, जो सब्जियां हैं, उसमें क्या है कि एसिड की जो मात्रा होती है वो कम होती है। तो किडनी को एसिड को रेगुलेट करना पड़ता है बॉडी में, क्योंकि हम बॉडी में एक पीएच बैलेंस मेंटेन करके रखते हैं, जो कहते हैं एसिड और बेस का जो बैलेंस है उसको मेंटेन करते हैं। उसके लिए जो शाकाहारी सोर्स ऑफ प्रोटीन है वो किडनी और हमारा शरीर लाइक करता है। तो इसलिए जो डाइट है उसका भी पैटर्न शिफ्ट होना चाहिए मोर शाकाहारी सोर्स ऑफ प्रोटीन के तरफ, रादर देन मांसाहारी सोर्स, क्योंकि शाकाहारी सोर्स जो है उसका इन्फ्लेमेशन भी लो है और आपके शरीर में वो बेनिफिट देता है। और तीसरा फैट है। फैट में क्या होता है कि कहते हैं कि सैचुरेटेड फैट, जिसमें आपका आ गया बटर, ये इसकी मात्रा कम करनी चाहिए। अब इसमें फैट में काफी कंट्रोवर्सीज हैं, काफी वो हैं। इसमें बेसिकली जो कॉन्सेप्ट है, जो मोटा मोटी बात है, वो ये है कि अगर आप तेल यूज कर रहे हैं तो आप तेल ऑल्टरनेट करते रहिए, क्योंकि कोई भी तेल परफेक्ट नहीं है। तो उसमें आपने 1 महीना सरसों का तेल यूज किया, 1 महीने आप वेजिटेबल ऑयल यूज कर रहे हैं, 1 महीना आप ऑलिव ऑयल यूज कर रहे हैं, उसको आप ऑल्टरनेट करते रहिए, क्योंकि एक चीज आपको कभी भी पूर्ण न्यूट्रिशन दे नहीं सकती है। ये नेचर है, नेचर में अलग अलग चीजें में अलग अलग चीजें पाई जाती हैं। तो इसलिए आपको वो ऑल्टरनेट करना चाहिए। कोई भी तेल परफेक्ट नहीं है कि एक तेल हो जिसको बोल दिया जाए कि आप ये खाइए और सब कुछ ठीक हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो इसलिए आपको उसको ऑल्टरनेट करना चाहिए। तो ये बेसिकली कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट इंटेक। कार्बोहाइड्रेट में जैसे हमने डिस्कस किया, प्रोसेस शुगर की मात्रा कम करनी चाहिए, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को आप बढ़ाइए। इसमें रोटी चावल जो है उसको भी हम लोग प्रोसेस्ड कार्बोहाइड्रेट में गिनते हैं, क्योंकि गेहूं से आटा आया, आटा को पीसा गया, उसको फर्दर गूथा गया, उसको रोटी बनाएंगे, उसमें प्रोसेसिंग हो गया, तो उसकी भी मात्रा कम करनी चाहिए। चावल में कहते हैं कि ब्राउन राइस बेटर है व्हाइट राइस से, क्योंकि ब्राउन राइस के ऊपर थोड़ा छिलका होता है, तो इसलिए वो बेटर है, वो अनप्रोसेस्ड है। तो प्रोसेस्ड शुगर की मात्रा कम कीजिए। प्रोटीन में शाकाहारी सोर्स गुड है बॉडी के लिए। और तीसरा, जैसे हमने फैट का डिस्कस किया, ऑल्टरनेट करते रहना चाहिए। अब इसके अलावा क्या है कि जो साइड में चीजें होती हैं जिससे ब्लड प्रेशर हो सकता है, उसमें है सॉल्ट या नमक। तो नॉर्मली जब मैं लोगों से पूछता हूँ कि भाई आपको ब्लड प्रेशर है, आपकी नमक का इंटेक क्या है, तो कहते हैं भी हम तो नमक खाते नहीं है, जो सब्जी में बस वही खा लेते हैं। तो ऐसा है ही नहीं। चक्कर क्या है कि हमारी डाइट में क्या है, जब आप खाने बैठते हैं साथ में पापड़ है, साथ में अचार है। अगर आप देखिए अचार बनता कैसे है, बहुत सारा नमक डाला जाता है, और जब नमक इतना ज्यादा होता है अचार में कि अगर आप अचार खा रहे हैं तो आपको सब्जी में नमक की जरूरत है नहीं। तो वो बैलेंस करना जरूरी है। अगर आप अचार खा रहे हैं और सब्जी में भी नमक और साथ में पापड़ खा रहे हैं, तो आपका नमक इंटेक जो है वो दिन का या 2 दिन का खत्म हो चुका है। तो शरीर को इतना नमक चाहिए। जब नमक शरीर में बढ़ता है, ओवर टाइम ब्लड प्रेशर कॉज करता है।
ठीक है, तो उसका प्रिवेंशन क्या है? प्रिवेंशन क्या है? नमक की मात्रा कम करनी है। तो आपको वो रेगुलेट करना है कि अगर आपको पता है कि भाई अचार के बिना आपका खाना नहीं है, तो आप अपने खाने में बिल्कुल नमक डालिए मत, और उसको मिक्स करके खाइए, जिससे आपका अचार और आपका नमक का बैलेंस बना रहे। और इसमें नमक के अलावा क्या है, ब्लड प्रेशर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है डाइट, एक्सरसाइज और वेट लॉस। तो वेट लॉस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वेट लॉस के बिना ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना मुश्किल है। क्योंकि क्या है कि शरीर में मोटापा है तो हर वो एडिपोज टिश्यू जो बोलते हैं उसको सप्लाई करने के लिए कैपिलरीज होते हैं, छोटे छोटे ब्लड वेसल होते हैं, उनमें रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। तो अगर आपका एडिपोज टिश्यू कम है, रेजिस्टेंस कम है, तो हार्ट जो पंप है उसके लिए कम रेजिस्टेंस है। तो इमेजिन कीजिए जो पंप है अगर वो कम रेजिस्टेंस के अगेंस्ट पंप कर रहा है, तो ऑटोमेटिकली उसको प्रेशर कम लगाना पड़ेगा। तो उसमें वेट लॉस इंपॉर्टेंट इसलिए आता है। और दूसरा है डाइट और मेडिटेशन, योगा, ये सब प्रूवन है, इससे ब्लड प्रेशर लो होता है। क्योंकि क्या होता है कि जब आप मेडिटेट करते हैं, जब आप योगा करते हैं, उससे क्या होता है कि हम कहते हैं कि जो पैरासिम्पैथेटिक टोन है, दो तरह के हमारे नर्व सिस्टम होते हैं। जो कामिंग नर्व सिस्टम है वो ज्यादा आ जाते हैं, और उससे केमिकल्स रिलीज होते हैं, उसको एंडोर्फिन्स कहते हैं। वो केमिकल्स क्या करते हैं, जो हमारे ब्लड वेसल है उसको डायलेट करते हैं, उससे ब्लड प्रेशर लो हो जाता है। योगा और मेडिटेशन का ये नहीं है कि एक्यूट इफेक्ट है कि आपने एक दिन किया अगले दिन ब्लड प्रेशर नापा लो आ जाएगा, ये नहीं है। इसको ओवर टाइम करते रहना पड़ता है। इसके प्रैक्टिस से ओवर टाइम ब्लड प्रेशर लो होता है। लेकिन इसका जो इफेक्ट है उसको हम कहते हैं सस्टेन्ड इफेक्ट है, इसका लॉन्ग टर्म सस्टेन्ड इफेक्ट है, इसका इफेक्ट एक दिन में नहीं खत्म हो जाता है। तो ये बेसिकली प्रिवेंशन की बातें हैं। और जैसे मैंने पहले बोला कि दो कॉमन कॉज है, डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर, तो उस पर मैं थोड़ा चर्चा करूंगा। क्योंकि इंडिया को कहा जाता है डायबिटीज कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि यहाँ पे डायबिटीज बहुत रैपिडली बढ़ रही है। और द रीजन इज क्योंकि हमारा डाइट पैटर्न काफी चेंज हो गया पहले से। प्रोसेस्ड फूड, डाइटरी इनटेक काफी बढ़ गया है। जो पहले जो लोग दिन में 2 बार भी खाते थे, कम खाते थे, अब क्या है कि स्नैक्स आ गया बीच में, बहुत सारी चीजें ऐड होती जा रही है, तो टोटल कैलोरी बढ़ती जा रही है दिन में। तो डायबिटीज से जो भी, जिसको भी डायबिटीज है, वो जो 3 महीने का एक टेस्ट होता है हीमोग्लोबिन A1C जो लोग कराते हैं, A1C करके कहते हैं, वो अगर आपका 7 के नीचे है तो किडनी पे इफेक्ट होने के बहुत कम चांसेस हैं। तो इसलिए डायबिटीज अगर आपको है तो इसका मतलब ये नहीं कि दैट इज द एंड ऑफ द वर्ल्ड। अगर आप डायबिटीज को कंट्रोल करते हैं, उसको आप सही से मैनेज करते हैं, तो डायबिटीज से कॉम्प्लिकेशन होना बहुत मिनिमम चांसेस है। इसलिए डायबिटीज को कंट्रोल करना जरूरी है। डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है जिसका क्योर नहीं है अभी तक, लेकिन कंट्रोल आप कर सकते हैं। कंट्रोल आपके हाथ में है। आप जितना उसको लेकर एक्टिव रहेंगे, आप सोचेंगे कि मैं इसको कैसे कंट्रोल करूं, आप शुगर नापेंगे, आपको पता चल जाएगा कौन सी डाइट से आपका बढ़ रहा है, कौन सी डाइट आपके लिए ठीक है। तो वो आपको ओवर ओवर टाइम वो किडनी के लिए बेनिफिशियल है। क्योंकि डायबिटीज जो है वो ना कि किडनी, हार्ट, नर्व्स, आईज, सब जगह डैमेज है डायबिटीज का। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि डायबिटीज को आप कंट्रोल करें, और इसके लिए आपको एग्रेसिव होना पड़ता है कंट्रोल के लिए। आप इसको लीनियंसी में नहीं ले सकते हैं कि चलो जी 6 महीने में देख लेंगे, साल में देख लेंगे। इसके लिए आपको एग्रेसिव होना पड़ता है। दूसरा जो ब्लड प्रेशर है, ब्लड प्रेशर का भी सेम है। ब्लड प्रेशर से किडनी डिजीज होता है, किडनी पे इफेक्ट होता है। लेकिन ब्लड प्रेशर अगर अनकंट्रोल्ड हो तो, अगर कंट्रोल्ड ब्लड प्रेशर है तो मिनिमल इफेक्ट है। अब कंट्रोल्ड में क्या है कि जिसको भी हाई ब्लड प्रेशर है, नॉर्मली क्या होता है कि जब आप दवाई शुरू करते हैं तो नॉर्मली दिन में 2 बार, सुबह और शाम, आपको ब्लड प्रेशर नापना चाहिए। एक सुबह होता है जब आप सो के उठते हैं, आपने बाथरूम यूज कर लिया, ब्रश कर लिया, आप ऐसे एक चेयर पे बैठे हैं, आपके लेग्स नीचे होने चाहिए, आर्म रेस्ट होना चाहिए, और आप ब्लड प्रेशर नापिए, और जो मॉनिटर आपके हार्ट लेवल पे होना चाहिए, जो कफ है। और आप वो घर पे आजकल मॉनिटर ये फार्मासिस्ट की दुकान पे, केमिस्ट की दुकान पे मिलता है, आप नापिए उसको दिन में। और रात को सोने से पहले एक बार उसको नापना होता है। तो इसके नापने से क्या है कि आपको पता चलता है कि आपका ब्लड प्रेशर क्या है। जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं, वो जो घर की रीडिंग है उसकी वैल्यू बहुत हाई है। क्योंकि जब आप डॉक्टर के ऑफिस में जाते हैं, आप ट्रैफिक से गए, पार्किंग नहीं मिली, बहुत सारी चीजें, आप पहुंचे वहां पे, लेट हो रहे हैं, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट लेट चल रहा है, ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं। तो उसमें क्या आपका ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे हो सकता है, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है।
तो उस चक्कर में क्या है कि वो रीडिंग हम लोग डिसरिगार्ड करते हैं। जब मेरे क्लिनिक में पेशेंट आते हैं, हम लोग क्लिनिक का ब्लड प्रेशर देखने से मना करते हैं, क्योंकि वो ब्लड प्रेशर हम कहते हैं स्नैपशॉट ऑफ अ पेशेंट लाइफ है। वो 5 मिनट में मैं एक पेशेंट लाइफ को कैप्चर नहीं कर सकता हूँ। जो पेशेंट की लाइफ है वो घर पे कैप्चर होनी चाहिए, और इसलिए घर पे जो भी ब्लड प्रेशर वाले लोग हैं उनको ब्लड प्रेशर नापना चाहिए। अब आप जब डॉक्टर के पास जाइए, वो ब्लड प्रेशर लॉग लेके जाइए कि ये मेरा ब्लड प्रेशर है घर पे, उसी हिसाब से दवाइयां एडजस्ट होंगी। अब इसमें क्या है कि जब एक बार कंट्रोल आ जाता है तो ये नहीं है कि आपको रोज नापना है, आप हफ्ते में 2 बार नाप सकते हैं, क्योंकि कई लोगों को लाइफस्टाइल के साथ ये कंड्यूसिव नहीं लगता है। तो इसलिए, लेकिन शुरू में जब है और कंट्रोल कर रहे हैं, जब भी मेडिकेशन चेंजेस कर रहे हैं, इसको नापना बहुत जरूरी है। तो ये बेसिकली तो समराइज करने के लिए, किडनी डिजीज जो है डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर से है। प्रिवेंशन में डाइट का रोल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पानी इनटेक, फ्लूइड इनटेक बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोसेस्ड कार्बोहाइड्रेट से हटना जरूरी है। इसमें भुजिया, समोसा, और इसमें बिस्किट, मिठाई, ये सब प्रोसेस्ड कार्बोहाइड्रेट में गिनती है। अब प्रोसेस्ड कार्बोहाइड्रेट बढ़ते जा रहे हैं, केक, पेस्ट्री, कुकीज, आप नाम लीजिए। जो जूस आते हैं, जो जूस बिकते हैं, ये फ्रूटी, ये थम्स अप, ये सब प्रोसेस्ड कार्बोहाइड्रेट है, सब में शुगर एडेड है। तो इनसे आपका सेवन आपको कम करना चाहिए। आप अपने जो हमारे ओरिजिनल खाने थे, जो छाछ है, जो आप लस्सी पीते थे, जो पानी है, जो घर पे आप जूस निकाल के पीते हैं, वो सबसे बेस्ट है, रादर देन आप जो बाजार से, क्योंकि उसमें चीनी डाले बिना और प्रिजर्वेटिव डाले बिना वो जूस लास्ट नहीं करता। घर का आप जूस देख लीजिए, एक दिन फ्रिज में रखिए, अगला दिन आप पी नहीं सकते हैं, क्योंकि वो खराब हो जाता है। बाजार से आप जूस लाएंगे, वो 6 महीने चल जाता है आराम से, क्योंकि उसमें प्रिजर्वेटिव है, उसमें शुगर ज्यादा है। प्रोसेस्ड कार्बोहाइड्रेट को कम करना है, अनप्रोसेस्ड कार्बोहाइड्रेट को बढ़ाना है। फैट जैसे हमने डिस्कस किया ऑल्टरनेट करना है, और प्रोटीन में शाकाहारी सोर्स की तरफ शिफ्ट करना है, उससे बेनिफिट है। सॉल्ट इनटेक कम करना है, जिसका बहुत बड़ा रोल है। और डाइट, एक्सरसाइज, योगा, वेट लॉस, मेडिटेशन, और अगर डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर है उसको कंट्रोल करना है। तो ये बेसिकली किडनी डिजीज के बारे में। तो अगर किसी को कोई सवाल हो तो अब आगे पूछ सकते हैं। हाँ जी। हाँ, किचन लेस लाइफ जो है वो, प्रोसेस्ड लाइफ जो है वो, उसमें इन्फ्लेमेशन बॉडी में ज्यादा होती है, तो वो लाइफ जीना नहीं चाहिए, किचन लेस लाइफ जो है। क्योंकि आप बेसिकली क्या कर रहे हैं कि अब किचन लेस लाइफ में 2 अलग अलग तरह की चीजें हैं। अब उसमें अगर आप बाहर खाना खा रहे हैं कहीं, लेकिन अगर वो एक किचन में बन के आ रहा है, और उसमें चक्कर क्या है कि जब आप बाहर खाना खाते हैं आपको पता नहीं है क्या है उसमें, सॉस और ये सब अलग अलग चीजें ऐड करते हैं, तो उसमें प्रोसेस सामान बहुत ज्यादा है। तो जहां तक हो सके अगर आप अवॉइड कर सकते हैं, अगर आप किचन में वो चीज को बना रहे हैं और कुक कर रहे हैं, तो वो बेटर है, रादर देन आप बाहर से लेकर उसको माइक्रोवेव में डाल के या जल्दी से बना लिया, फिर वो चीज बॉडी के लिए ठीक नहीं। विदाउट फूड, हाँ 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 जी। इस पे आप लाइफ, हाँ, इस पे आप लाइफ चला सकते हैं। तो आपका जो, इनका जो सवाल है कि अगर हम प्रोसेस्ड फूड ना खाएं, सिर्फ हम अनप्रोसेस्ड फूड खाएं, तो हमारी लाइफ सस्टेनेबल है कि नहीं? बिल्कुल सस्टेनेबल है। जो आज से पहले जो सभ्यता थी, जो जिसमें प्रोसेस्ड फूड नहीं थी, उसमें ब्लड प्रेशर कभी नहीं हुआ। अभी भी अमेजोन रिवर जो है, जहाँ पे लोग रहते हैं, जहाँ पे हमारा कॉरपोरेट वर्ल्ड अभी तक नहीं पहुंच पाया है, जहाँ पे मैकडोनल्ड्स नहीं आया है, और जहाँ पे ये प्रोसेस्ड फूड नहीं गए हैं, वहां पे लोगों में ब्लड प्रेशर और डायबिटीज नहीं पाया जाता है, क्योंकि वो फ्रूट, वेजिटेबल, और जो आपका गेहूं हो गया या आपका राइस हो गया, उसको वो अनप्रोसेस्ड फॉर्म में खाते हैं उसको, और उसमें ब्राउन राइस खाते हैं, तो उनको कोई बीमारी नहीं होती है। तो इसलिए आप पूरा लाइफ आप सस्टेन कर सकते हैं विदाउट अनप्रोसेस्ड फूड, विदाउट प्रोसेस्ड। हाइपरटेंशन है, सेम है, हाइपरटेंशन और ब्लड प्रेशर सेम है। हम लोग मेडिकल वर्ल्ड में उसको हाइपरटेंशन बोलते हैं। हाइपरटेंशन का मतलब है जो टेंशन है आपके ब्लड वेसल में वो बढ़ा हुआ है।
तो उस कारण से उस ब्लड प्रेशर जो आपका है वो बढ़ा हुआ है। तो मेडिकल वर्ल्ड में इसको हाइपरटेंशन बोलते हैं, पर हाइपरटेंशन का मतलब है ब्लड प्रेशर। अगर आपको डॉक्टर आपको बोल रहा है कि आपको हाइपरटेंशन है, इसका मतलब आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है। हाँ, हार्ट के ऊपर उसका इफेक्ट होता है। तो होता क्या है कि आप इमेजिन कीजिए, जब आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है तो ब्लड प्रेशर नापा जाता है यहाँ, तो वो ब्लड वेसल में नापा जाता है। तो ब्लड वेसल आप इमेजिन कीजिए कि आपका एक मोटर है, उसके आगे पाइप है, और मोटर का पंप जो है वो पाइप पानी डाल रहा है उस पाइप में। अब क्या हुआ कि आपने उस पाइप में, मोटर में आपने कुछ नहीं किया, पर आपने क्या किया, पाइप के ऊपर एक रस्सी बांध दी या उसके ऊपर क्लैंप लगा दिया। तो पाइप का प्रेशर बढ़ गया, क्योंकि अब पानी उसमें जमा होता जा रहा, प्रेशर बढ़ गया। तो क्या होगा, मोटर के ऊपर वो बैक प्रेशर आएगा। तो मोटर को अब ज्यादा काम करना पड़ेगा पानी को उसमें से डालने के लिए। तो होता क्या है कि जब आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है तो हार्ट के ऊपर प्रेशर आता है। तो हार्ट का जो मसल है उसको एक्स्ट्रा हार्ड काम करना पड़ता है। तो हम इसको बोलते हैं लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी। तो हार्ट का मसल बड़ा होता जाता है। अब हार्ट का जो मसल है, जब वो बड़ा होता है, हार्ट का मसल डिफरेंट टाइप ऑफ मसल है। अब जब जो लोग बॉडी बनाते हैं, जो जिम में जाते हैं, जब मसल उठाते हैं तो उनका मसल बड़ा हो जाता है, लोग खुश होते हैं, अच्छी बात है। वो डिफरेंट मसल बड़ा होता है। वो हाइपरट्रोफी में क्या है कि उसमें ब्लड सप्लाई भी बढ़ती है। लेकिन जब हार्ट का मसल जब बड़ा होता है उसमें ब्लड सप्लाई नहीं बढ़ती है। तो होता क्या, हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि मसल विदाउट ब्लड सप्लाई एक्ट नहीं कर सकता है, और जब वो एक्ट नहीं कर सकता है तो उसमें हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अनकंट्रोल्ड हाई ब्लड प्रेशर से हार्ट अटैक और हार्ट फेलियर के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए इंपॉर्टेंट है कि ब्लड प्रेशर को कंट्रोल किया जाए। तो हाँ, तो स्टोन में, किडनी स्टोन में क्या होता है कि क्वेश्चन ये है कि 15 mm का स्टोन है, तो वो मेडिसिन से ठीक हो सकता है कि उसमें सर्जरी करानी पड़ती है। अब स्टोन में सारे स्टोन इक्वल नहीं है। स्टोन का पोजीशन पे डिपेंड करता है कि पोजीशन कहाँ है। स्टोन का सबसे बेसिक ट्रीटमेंट है पानी पीना। अगर आप 3 लीटर 4 लीटर के अप्रोक्सीमेटली पानी पी सकते हैं तो फर्दर स्टोन चांसेस रिड्यूस हो जाते हैं। अगर स्टोन आपका ऐसा पोजीशन पे है जिसपे ब्लॉकेज हो रहा है तो आपको सर्जिकल ट्रीटमेंट कराना पड़ेगा। स्टोन अगर ऐसे ऐसे प्लेस पे है जहां पे ब्लॉकेज नहीं है तो आपको सर्जिकल ट्रीटमेंट मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं करानी पड़ती, अनलेस इट्स अ बिग स्टोन। बिग स्टोन की डेफिनेशन है 3 mm के ऊपर जनरली हो। तो 1.5 mm या ऐसे छोटे स्टोन है, वो जनरली आप मेडिसिन पीजिए, आप पानी पीजिए। उससे जनरली क्या होता है कि कई बार फ्लश आउट हो जाता है, तो वो उससे आपका ठीक हो सकता है। हाँ, हाँ। और दूसरा है कि किडनी स्टोन में कई लोगों की किडनी स्टोन को ऐसे हम लोग इमेजिन करते हैं कि साइंस में सबने ये एक्सपेरिमेंट किया होता है कि आप इमेजिन कीजिए कि आपने एक ग्लास लिया, उसमें पानी है। अब आपने उसमें थोड़ा सा नमक डाल दिया, उसको मिला दिया, तो नमक घुल गया। फिर आपने थोड़ा नमक और डाला, फिर उसको किया, फिर घुल गया। फिर आपने थोड़ा नमक और डाला, फिर एक पॉइंट आएगा जब आप उसको मिलाओगे, फिर क्या होगा, फिर भी नमक सेटल करता जाएगा। तो इसको हम लोग कहते, तो वो क्या होता है शरीर में, वो पानी और सॉल्ट का बैलेंस है। जब वो सॉल्ट एक्सीड कर जाता है जो आपका पानी इनटेक है, तो क्या होगा, वो प्रेसिपिटेट कर जाएगा और स्टोन बनाएगा। अब इसमें सॉल्ट जो है, नॉर्मल जो टेबल सॉल्ट है, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। जो कॉमन स्टोन बनता है उसको कहते हैं कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन। ऑक्सलेट जो पाया जाता है वो पाया जाता है साग और टमाटर, हमारे डाइट में टमाटर में हाई है और साग में बहुत हाई है। तो होता है कि जिन लोगों को किडनी स्टोन, अब ये हर लोगों को नहीं है कि अब हर आदमी साग और टमाटर खाना छोड़ दे, तो फिर ये गलत बात है। तो अगर आपको एक एपिसोड हुआ है किडनी स्टोन को, या आपकी फैमिली हिस्ट्री में किडनी स्टोन है, फैमिली हिस्ट्री इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर फैमिली हिस्ट्री में है तो मतलब हम लोग कहते हैं कि इसमें एक मेटाबॉलिक एबनॉर्मैलिटी है, मतलब शरीर का जो संतुलन है, वो जो प्रेसिपिटेशन का है, वो शिफ्टेड है टुवर्ड स्टोन फॉर्मेशन। तो आपका हाई रिस्क है, तो आपके फैमिली में ये रिस्क है। तो उसमें क्या है कि आपको ऑक्सलेट फूड जिसमें हाई ऑक्सलेट है, उसमें साग और टमाटर, ये दो बेसिक फूड है, ये आपको अवॉइड करना चाहिए। अगर आप इसको अवॉइड नहीं कर सकते तो उसका भी तरीका है। तो इसको आप क्या करते हैं कि जैसे आपने साग खाया
तो उसके बाद आप कैल्शियम ले सकते हैं। कैल्शियम क्या है? लस्सी, छाछ, दूध में है। तो आप जब आप साग खाते हैं तो उसके बाद आप दूध या छाछ या लस्सी ले लीजिए, उसमें कैल्शियम है। कैल्शियम क्या करता है? वो ऑक्सलेट को बाइंड करके उसको किडनी में नहीं जाने देता है। वो क्या करता है? आपके बॉडी में आपके स्टूल के फॉर्म में उसको निकाल देता है, आपके बाथरूम में उसको निकाल देता है। तो वो यूरिन में जा नहीं पाता, तो स्टोन बन नहीं पाता है। तो सबसे पहला तो पानी पीना। अगर आप 4 लीटर पानी पी सकते हैं तो वेल एंड गुड, आपका स्टोन फॉर्मेशन के चांसेस बहुत कम है। अगर आपको स्टोन होगा भी तो वो डिसॉल्व हो जाएगा। जैसे हमने बात की, आप इमेजिन कीजिए कि वो आपका वो ग्लास में पानी है और आप सॉल्ट डाल रहे हैं। तो अगर कैल्शियम ऑक्सलेट उसमें आ भी गया और आपने पानी की मात्रा बढ़ा दी तो वो डिसॉल्व हो जाएगा, तो वो स्टोन कभी बैठ ही नहीं पाएगा। तो स्टोन आपके वो क्रिस्टल्स में निकल जाएगा, वो स्टोन बन नहीं पाएगा। और दूसरा डाइट है लो ऑक्सलेट डाइट। जिनको स्टोन होता है उनको हम प्रिस्क्राइब करते हैं लो ऑक्सलेट डाइट। उसमें अब आजकल गूगल है, आप गूगल कीजिएगा लो ऑक्सलेट इंडियन फूड, उसमें एक चार्ट आ जाता है जो आप सेवन कर सकते हैं। और हाई ऑक्सलेट को अवॉइड करना है। अगर हाई ऑक्सलेट आप खा रहे हैं तो आप उसके साथ कैल्शियम ले सकते हैं, कैल्शियम की गोली भी ले सकते हैं। नहीं तो आप छाछ, लस्सी ये पी सकते हैं, उससे कैल्शियम बाइंड हो जाएगा और आपका ऑक्सलेट की मात्रा कम हो जाती है। हाँ, तो मॉनिटर जो है, ये जो आप यहाँ पे नापते हैं, तो यहाँ पे आपका हार्ट है इस लेवल पे, तो आप हाथ ऐसे नहीं रख के नाप सकते। ठीक है, तो इसका ये तात्पर्य है, आपका हाथ ऐसे होना चाहिए और सेम लेवल पे होना चाहिए। ये है रीडिंग जो है 120/80। तो टॉप नंबर जो है उसको सिस्टोलिक कहते हैं, वो 120। एज के हिसाब से देखिए, इसमें एज के हिसाब से हाँ चेंजेस हैं। एज के हिसाब से अगर कोई 76 ईयर ओल्ड है, 70+ है या 65+ है, अब उसमें अगर ब्लड प्रेशर है तो हम जनरली 120/80 टारगेट नहीं करते हैं। हम जनरली 130/80 टारगेट करते हैं। उसमें थोड़ा सा है, क्योंकि चक्कर क्या है कि अगर हम 120 टारगेट करेंगे और लो हो गया ब्लड प्रेशर, तो उस बंदे का ब्लड प्रेशर जब लो होता है तो वो चक्कर खा के बंदा गिर सकता है। तो इसलिए एल्डरली में हम लोग उतना लो टारगेट नहीं करते। लो मतलब नॉर्मल टारगेट है 120। तो एल्डरली में जनरली 130/80 इज अ वेरी रीजनेबल टारगेट। बट जो नॉर्मल लो 65 से जो लेस एज ग्रुप है, उसमें जनरली 120/80 उसके नीचे रहना चाहिए ब्लड प्रेशर। अब लो ब्लड प्रेशर हो जाए वो भी प्रॉब्लम है। जनरली जो 90 है टॉप नंबर, अगर उससे 90 से लो है तो वो काफी, वो आपको फटीग रहेगा। फटीग सारा दिन आपको लगेगा आप सुस्त हैं, कुछ करने का मन नहीं करेगा, उठेंगे तो लगेगा कि थोड़ा चक्कर टाइप का आ रहा है। तो ये हो सकता है। अब गर्मी है, अगर आपने पानी नहीं पिया, कुछ नहीं किया, आप बाहर जाएंगे तो अचानक से आप बेड पे सोए हुए हैं मान लीजिए, और बहुत गर्मी है और आप उठेंगे तो अचानक से आपको लगेगा कि थोड़ा सा चक्कर आया, संतुलन बिगड़ गया। वो इसलिए क्योंकि आपका ब्लड प्रेशर लो हो गया। जब आप उठते हैं तो जो सारा ब्लड है वो लेग्स में पूल हो जाता है, तो हार्ट को पंप करना पड़ता है और ब्लड प्रेशर बढ़ाना पड़ता है। पर अगर हार्ट में उतना वॉल्यूम नहीं है क्योंकि आपने पानी नहीं पिया, तो ब्लड प्रेशर लो हो सकता है। तो इसलिए वो रेंज है। तो रेंज बेसिकली हम लोग बोलते हैं 100 to 120। ठीक है, और 70 to 80 जो बॉटम नंबर का रेंज है। तो कई लोगों का ऐसा भी होता है कि कई लोगों का आप ब्लड प्रेशर नापिएगा तो 96/60 है। एसिम्टोमेटिक होते हैं, कोई सिम्टम नहीं है, कुछ नहीं है। तो ये हम बोलते हैं कि क्रॉनिकली लो ब्लड प्रेशर, इसमें कुछ करना नहीं होता अनलेस उनको सिम्टम्स हैं। फिर उसके लिए ट्रीटमेंट है, उसके लिए मेडिकेशन आते हैं जो ब्लड प्रेशर को एक्चुअली बढ़ा भी सकते हैं। तो ये होता है। नहीं, वो नहीं ठीक है। आपको फिर मेडिकेशन, आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके मेडिकेशन लेने चाहिए। सिम्टम ब्लड प्रेशर में होते नहीं है। तो किडनी डिजीज में कोई सिम्टम नहीं है, ब्लड प्रेशर में भी कोई सिम्टम आपको आएगा नहीं। इसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट होता है ऑर्गन्स पे। इसको हम लोग कहते हैं एंड टारगेट ऑर्गन डैमेज कहते हैं। तो होता क्या है कि ओवर टाइम ये वैसे है कि जैसे आपके घर में दीमक की स्टार्ट हुई, थोड़ा कुछ तो हो नहीं रहा है, दीवार ठीक है भैया, साल बीत गया, 2 साल बीत गया, 10 साल बीत गया, 10 साल बाद क्या वो दीवार गिर गई। वो सेम चीज है ब्लड प्रेशर के साथ। आज कुछ नहीं हो रहा है, कोई सिम्टम नहीं है, मैं काम कर रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, मेरे को कुछ नहीं है। लेकिन होता क्या है कि ओवर टाइम हार्ट के ऊपर, हार्ट मसल धीरे धीरे बढ़ती जाती है, किडनी के ऊपर धीरे धीरे इफेक्ट आता रहता है। देखिए, जो ऑर्गन्स है ना, जो शरीर के ऑर्गन्स है, जो भी है एवोल्यूशन है, जैसे भी बने हैं, वो बहुत स्टर्डी हैं। उनको डिग्रेड करने में टाइम लगता है।
ये मैन मेड चीजें नहीं है कि जिसको आपने तोड़ दिया अब भैया अब फेंकना ही पड़ेगा, ये टाइम लगता है। तो उस चीजों को हमें प्रिजर्व करना है। तो इसलिए ब्लड प्रेशर ओवर टाइम इफेक्ट करता है। अब जिसको डायबिटीज होता है पहले साल में उसको कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं, अगर अनकंट्रोल्ड है 3 साल बाद कॉम्प्लिकेशन आनी शुरू हो जाती है। तो यही है। ब्लड प्रेशर लो हो और या हाई हो उसके लिए होम रेमेडी क्या है? तो ब्लड प्रेशर अगर लो है तो उसके लिए होम होम रेमेडी है कि अगर लो है तो उसमें जैसे कॉफी या चाय, उससे ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। पानी पीजिए, शिकंजी हो गया, नींबू और नमक डाल के उसको पानी का आप सेवन कीजिए। कुछ भी हो गया, आप ज्यादा सॉल्ट खाइएगा तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। तो उसमें क्या है कि अगर आप सॉल्ट इंटेक अपना बढ़ाइएगा तो ब्लड प्रेशर आपका बढ़ जाएगा। तो ये रेयर सिचुएशन होता है जब हम पेशेंट्स को बोलते हैं कि आप अपना सॉल्ट इंटेक बढ़ाइए, क्योंकि आपका ब्लड प्रेशर लो चल रहा है तो उसको ब्लड प्रेशर को बढ़ाना है। तो इसका होम रेमेडी यही है। अगर किसी का भी होम पे आप नोटिस करते हैं ब्लड प्रेशर लो है, आप उसको पानी पिलाइए, लेकिन सिर्फ पानी नहीं, उसमें थोड़ा नमक होना चाहिए। तो उसमें जैसे नींबू पानी हो गया, उसमें नमक डाल के आपने पिला दिया। आप इमीडिएटली अगर कुछ खाना है उसमें आप अचार खा सकते हैं, पापड़ खा सकते हैं किसी चीज के साथ। आप कॉफी ले सकते हैं, चाय ले सकते हैं, इनमें कैफीन होता है, कैफीन ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है। अगर ब्लड प्रेशर हाई है तो जनरली इसकी जो होम रेमेडी है वो है सॉल्ट इनटेक को लो करना। अब सॉल्ट इनटेक को आप आज लो करेंगे तो कल ब्लड प्रेशर लो नहीं होगा, इसमें टाइम लगेगा, इसमें 3 महीने में। दूसरा है वेट लॉस, तीसरा है एक्सरसाइज। तो इसमें एक्सरसाइज में एरोबिक एक्सरसाइजेस है, वॉकिंग है, वॉकिंग में ब्रिस्क वॉकिंग है, फिर इसमें मेडिटेशन है, योगा है। इन सब का रोल है, ये होम रेमेडीज है जो आपका ब्लड प्रेशर को आपका लो करेंगे। अगर इसके ये हम लोग जब बोलते हैं जो पहला स्टेज है, जैसे आपने बताया कि 135/90, इसको फर्स्ट स्टेज बोलते हैं कि अभी बढ़ा नहीं है, तो उसमें आप होम रेमेडीज काफी ज्यादा ट्राई कर सकते हैं। 3 महीने तक अगर नहीं लो आता है तो फिर आपको मेडिसिन की जरूरत पड़ती है, पर होम रेमेडीज इसके ये आपको। ब्लड प्रेशर हाई होता है तो उसके सिम्टम्स क्या है, लो हो तो सिम्टम्स क्या है? हाँ, तो लो में तो जैसे हमने डिस्कस किया उसके सिम्टम्स हैं कि आपको थकान महसूस होता है, चक्कर आ सकते हैं जब आप खड़े होंगे, आपको सुस्तपन काफी महसूस होगा, आपको लगेगा फटीग है, आपको ताकत नहीं रहेगी आपको कुछ करने का। कई बार लोग खड़े होके गिर जाते हैं, जैसे खड़े हुए चक्कर आ गया, बैठना पड़ा वापस कुर्सी पे। तो उस सिचुएशन में ब्लड प्रेशर और ब्लड शुगर दोनों नापना चाहिए, क्योंकि ब्लड शुगर भी लो हो सकता है, ब्लड प्रेशर भी लो हो सकता है। तो दोनों ये सिम्टम है। हाई ब्लड प्रेशर के जनरली क्या है कि अगर ब्लड प्रेशर 180 160 नहीं पहुंच रहा है, अगर 130 140 है तो जनरली कोई सिम्टम होंगे नहीं। तो इसलिए ये रूटीन चेकअप है। और मतलब यहाँ पे आप अमेरिका में क्या है कि ब्लड प्रेशर कफ भी खरीदना मुश्किल है, क्योंकि काफी चीजें रेगुलेटेड है। यहाँ पे आप केमिस्ट के दुकान पे जाके ब्लड प्रेशर कफ खरीद सकते हैं। तो आपको ब्लड प्रेशर नापना चाहिए घर पे। अगर आप नोटिस कर रहे हैं कि हाई आ रहा है तो फिर डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अगर मान लीजिए 160 180 है तो जो सिम्टम्स होंगे वो जनरली होता है हेडेक होता है, आपको बहुत सर में दर्द रहेगा, अनएक्सप्लेन्ड हेडेक होता है इसको कहते हैं। तो हेडेक में क्या है कि ऑफ कोर्स आंखों की रोशनी की वजह से हो सकता है। दूसरा होता है ब्लड प्रेशर, अगर अनकंट्रोल ब्लड प्रेशर है उसमें हेडेक हो सकता है। तो बेसिक सिम्टम हेडेक की होती है। दूसरा उसमें क्या हो सकता है, हेडेक के साथ ऑफ कोर्स टायर्डनेस, फटीग, अगेन द सेम सिम्टम, बट मोस्ट कॉमनली सिम्टम होती है हेडेक होती है। और ये हाई ब्लड प्रेशर पे होता है, ये जनरली 130 140 में काफी लोगों को कोई सिम्टम आता नहीं है। जब ये हाई चला जाता है 160 180 तब आना शुरू होता है। बहुत हाई हो जाए ब्लड प्रेशर 180 पे है तो स्ट्रोक जिसको कहते हैं, जो आप लोगों ने सुना होगा कि लकवा मार गया, या स्ट्रोक जिसको कहते हैं। तो स्ट्रोक में क्या होता है कि जब आपका ब्लड प्रेशर काफी हाई होता है तो ब्रेन में जो नसें हैं, जो ब्लड वेसल हैं जो सप्लाई करते हैं हमारे ब्रेन को, उसमें क्या होता है कि उसमें एक क्लॉट बन जाता है, या जो ब्लड वेसल है वो बिल्कुल कंस्ट्रिक्ट कर जाता है। तो एक एरिया ऑफ ब्रेन उसको ब्लड सप्लाई नहीं मिलता है। जब एक एरिया ऑफ ब्रेन को ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगा तो वो होता क्या है कि वो एरिया डाई कर जाता है। तो वो एरिया जिस पार्ट को सप्लाई करता है वो मूवमेंट रुक जाती है। तो उसमें क्या कहते हैं, स्ट्रोक के फर्स्ट साइन है आपका स्पीच आपने नोटिस किया किसी का हाथ अचानक से उठ नहीं पा रहा है, नीचे रह गया, स्पीच लड़खड़ा रही है, मुंह एक साइड को शिफ्ट हो रहा है, तो ये स्ट्रोक के फर्स्ट साइन है। तो इसको कहते हैं फास्ट। आपको बहुत क्विक इसमें एक्ट करना पड़ता है, आप उसी समय आपको एक स्ट्रोक सेंटर पे ले जाना चाहिए।
अगर आप लोकल कहीं जगह जाएंगे, इसमें एक दवाई आती है टीपीए करके बोलते हैं, जो कि विद इन 90 मिनट्स अगर आप दे सकते हैं तो देन इट हैज चांस ऑफ रिस्टोरिंग ब्लड सप्लाई। वो ब्लड सप्लाई रिस्टोर कर देता है और ब्रेन फिर से एक्टिव हो सकता है। लेकिन हाई ब्लड प्रेशर, क्रॉनिक हाई ब्लड प्रेशर ओवर टाइम स्ट्रोक कॉज कर सकता है। हार्ट फेलियर तो हमने डिस्कस किया ही, लेकिन स्ट्रोक भी कॉज कर सकता है। तो इसमें ऐसा है कि जितनी भी बीमारियां हैं वो सब ऑर्गन पे डैमेज कर सकती है। हार्ट, किडनी, ब्रेन। अब डायबिटीज में भी किडनी ब्रेन पे डैमेज होता है, नर्व जो है सिस्टम वो डायबिटीज से डैमेज हो सकते हैं। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसको कंट्रोल में रखा जाए। कंट्रोल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये है, तो इसके सिम्टम स्ट्रोक हो सकते हैं हाई ब्लड प्रेशर के बहुत। हाँ, अल्ट्रासाउंड कराना पड़ेगा। तो अल्ट्रासाउंड के बिना आपको पता नहीं चलेगा कि स्टोन है कि नहीं है। दर्द कई बार क्या होता है कि स्टोन ऐसे लोकेशन पे चला जाता है जहां ऑब्स्ट्रक्शन नहीं कर रहा है, तो अब वो बेसिकली मतलब बैठा हुआ है, कुछ कर नहीं रहा, लेकिन अगर वहां से कई बार ट्रिगर होता है तो वो फिर आके ऑब्स्ट्रक्शन और दर्द कर सकता है। तो अल्ट्रासाउंड के बिना नहीं पता चलता। तो डायबिटीज कॉज करती है, हम बोलते हैं न्यूरोपैथी। तो न्यूरोपैथी होता है नर्व डैमेज। ठीक है। तो होता क्या है कि ओवर टाइम जो डायबिटीज है, जब शुगर हाई हो जाता है तो जो ब्लड वेसल है जो नर्व को सप्लाई करती है, उसके उसमें शुगर घुसता रहता है और उससे इन्फ्लेमेशन होता है। इन्फ्लेमेशन से नर्व डैमेज हो जाता है। तो जब नर्व डैमेज होता है तो इससे न्यूरोपैथी बोलते हैं। तो न्यूरोपैथी में क्या होता है कि जब आपको सेंसेशन रहेगी, लगेगा कि कुछ कपकपी है, जैसे वो पैर सो जाता है। हाँ, तो इसको हम लोग कहते हैं वॉकिंग ऑन कॉटन एंड वूल। तो ऐसा है कि जैसे आप रुई के ऊपर चल रहे हैं, तो आपको पता नहीं चलता है। तो इसमें देखिए जो केयरफुल होने की चीजें हैं उसमें है कि अगर आप नंगे पांव कहीं चल रहे हैं तो उसमें इंपॉर्टेंट ये है कि वो साफ जगह है। अगर आप बाहर पार्क में या ऐसे कहीं पे नंगे पांव जाते हैं तो आपको जाना नहीं चाहिए, क्योंकि उसमें क्या है कि अगर आपको कांटी या कील चुभ जाए या छोटा सा कांटा चुभ जाए, आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि आपको न्यूरोपैथी है। तो न्यूरोपैथी में सेंसेशन कम हो जाती है। एक नॉर्मल इंसान को वो कांटे का पता चल जाएगा, आपको नहीं पता चलेगा। तो होता क्या है कि ओवर टाइम आदमी अपने पैर पे ध्यान देता बहुत कम है। तो ओवर टाइम होता क्या है कि वो इन्फेक्शन हो सकता है। तो इसको बोलते हैं डायबिटिक फुट इन्फेक्शन हो सकता है। तो इसलिए एक सबसे पहली बात वो है कि आपको उसको प्रिजर्व करना है। तो आपको अगर आप बाहर इधर उधर हैं तो वो जूते पहनिए जहां भी आप पहन सकते हैं। कवर्ड शूज बेटर है रादर देन अनकवर्ड, क्योंकि अनकवर्ड में भी वही ये सेंसेशन कम है, आपको उसमें कुछ चुभ गया तो आपको पता नहीं चलेगा और उससे प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है। और दूसरा क्या है कि इसमें आपको फुट हाइजीन बोलते हैं वो मेंटेन करना पड़ता है। तो आपको अपना फुट पे थोड़ा फोकस देना पड़ता है। जैसे हफ्ते में एक बार आपने नाखून जो है उसको ठीक तरह से काटे, क्योंकि नाखून की भी इसमें प्रॉब्लम आ सकती है डायबिटीज में, कि अगर नाखून आप साइड साइड से काट रहे हैं, वो नाखून का आपको पता नहीं चलेगा कि नाखून, जैसे कई बार होता है कि आदमी गलत काट लेता है तो पता नहीं चलता है। अगर आप नॉर्मल इंसान को पता चल जाता है, वो दर्द करता रहता है पर आपको पता नहीं चलेगा, उससे इन्फेक्शन हो सकता है। ठीक है। तो इसको फुट केयर बोलते हैं। तीसरा इसमें दवाइयां हैं कहीं, एक गाबापेंटिन करके दवाई आती है, वो क्या करता है कि थोड़े नर्व्स को काम डाउन कर देता है, लेकिन क्योर नहीं है। ठीक है। क्योर क्या है? अगर जिस स्टेज पे है इसको उसी स्टेज पे रोकना है। उसका क्योर क्या है? शुगर का कंट्रोल है। तो जो A1C है, अगर आप उसको 7 के नीचे मेंटेन कर सकते हैं तो क्या रहेगा कि वो आपका प्रोग्रेस नहीं करेगा। प्रॉब्लम क्या होती है डायबिटीज में, हम कहते हैं कि अगर एक बार स्विच ऑन हो गया उसको ऑफ करना बहुत मुश्किल है। तो वो यही होता है कि अगर आपका एक बार नर्व डैमेज का स्विच ऑन हो गया, उसको ऑफ करने के लिए आपको बहुत एग्रेसिव कंट्रोल करना पड़ेगा शुगर का। और उसके लिए क्या है कि A1C अगर आप 6.5 या उसके नीचे ला सकते हैं तो वेरी गुड। आपका क्या होगा कि वो रुक जाएगी इन्फ्लेमेशन और वहीं रहेगी। तो नहीं, मेटफॉर्मिन मेटफॉर्मिन आप बोल रहे हो ना?
हाँ, तो मेटफॉर्मिन तो डायबिटीज की जो सबसे पुरानी और सबसे अच्छी दवाई है, ठीक है। तो वो 1000 मतलब 500 मिलीग्राम दिन में 2 बार लोग लेते हैं, उससे फिर शुद्ध, हाँ उससे फिर 1000 मिलीग्राम दिन में 2 बार। तो उस दवाई का कोई नुकसान नहीं है, कोई मेजर साइड इफेक्ट नहीं है, अनलेस आपकी किडनी फंक्शन लेस देन 25% है, फिर आप मेटफॉर्मिन नहीं ले सकते, क्योंकि वो किडनी के थ्रू एक्सक्रीट होती है। तो मेटफॉर्मिन जो है वो काफी मतलब लॉन्ग स्टैंडिंग दवाई है, और काफी सेफ्टी उसका प्रोफाइल काफी है। आजकल काफी नई दवाइयां आ गई, लेकिन आप जिस भी डॉक्टर के पास जाइएगा पहले मेटफॉर्मिन ही शुरू करते हैं, क्योंकि मेटफॉर्मिन के काफी और एडेड बेनिफिट्स हैं। लेकिन जो इसका जो सार है कि हर डायबिटीज पेशेंट अलग है, क्योंकि किसी का मेटफॉर्मिन पे कंट्रोल होता है, किसी पे नहीं होता है। तो जो बात है वो 3 महीने का टेस्ट होता है, जिसको हम लोग हीमोग्लोबिन A1C कहते हैं, या A1C के नाम से होता है। वो जरूर करवाएं, अगर आपको डायबिटीज है एवरी 3 मंथ्स जरूर करवाएं, अपने कैलेंडर में डाल लीजिए, एवरी 3 मंथ्स बिना नागा के करवाएं, क्योंकि वो बहुत जरूरी है। उसके बिना आपको नहीं पता लगेगा कि आपकी बॉडी कैसे रिएक्ट कर रही है, क्योंकि जैसे सिम्टम होते नहीं है ज्यादा। अब जिनको भी डायबिटीज है उनको पता है, आप अपना काम कर रहे हैं, जब तक आप शुगर नहीं नापते, पता जब तक शुगर हाई ना हो जाए तो कोई सिम्टम नहीं आता है, राइट। तो इसलिए, और लो ना हो जाए तो कोई सिम्टम नहीं आता है। तो वो लैब टेस्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो आप A1C करवाइए, अगर वो 7 से नीचे है तो आप एक सेफ जोन में है। अगर आपको बिल्कुल परफेक्ट जोन में जाना है तो आप 6.5 के नीचे भी जा सकते हैं, वो एक परफेक्ट जोन है। और 6.5 to 7 जो है वो ग्रीन जोन जिसको हम बोलते हैं। 7 के ऊपर जो ऑरेंज जोन है वो आ जाता है, 7 to 9 ऑरेंज जोन है, 9 के ऊपर लाल बत्ती आ जाती है। ठीक है, अब यहाँ तो भाई रुकना है, यहाँ तो कुछ करना पड़ेगा इमीडिएटली, तो ये चक्कर। एक सवाल ये भी है, हमारे शरीर के बहुत सारे रोग, उनके अलग अलग कारण होते हैं, उसमें से एक जेनेटिक भी होता है। ये जो किडनी का रोग है, ये जेनेटिक हो सकता है? किडनी का रोग जेनेटिक भी हो सकता है, लेकिन वो क्या है कि बहुत लेस परसेंटेज लोगों में होता है। तो उसके लिए इसमें कई जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं। एक हम बोलते हैं ऑटोसोमल डोमिनेंट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज, काफी बड़ा सा नाम है, लेकिन सिंपल है कि इसमें क्या होता है, किडनी के ऊपर छोटे छोटे सिस्ट बोलते हैं, इसमें फ्लूइड फिल्ड कैविटी। तो ये एक इमेजिन कीजिए किडनी है और उसके ऊपर पानी के बलून आपने चिपका दिए हैं। तो किडनी हो गया जैसे राजमा बीन, राजमा जो होता है, जो बीन होता है, वैसा किडनी दिखता है। तो राजमा की तरह किडनी है, उसके ऊपर आपने ये छोटे 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 ये बलून चिपका दिए पानी के। तो ये एक जेनेटिक कंडीशन है। ये यूएस में काफी कॉमन है, वेरी कॉमन। हमारे पेशेंट पॉपुलेशन में इतना कॉमन है नहीं, एशियन डिसेंट्स में कॉमन नहीं है। एशियन डिसेंट्स में अदर टाइप ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर है। इसमें हम लोग बोलते हैं, एक बोलते हैं मेडुलरी स्पॉन्ज किडनी बोलते हैं, वो यहाँ पे कॉमन है थोड़ा सा। पर जेनेटिक डिजीजेस का क्या है कि जनरली अगेन फैमिली हिस्ट्री होती है। तो आपको पता होता है कि भाई आपके किसी रिश्तेदार में ब्लड रिलेटेड फैमिली में किसी को किडनी डिजीज था, लेकिन पता नहीं था क्यों था। अब अगर आपको ऐसा है, किडनी है, तो उसमें क्या है कि फिर आजकल जीन साइंस काफी तरक्की कर गई है। तो एक चीक स्वाब होता है, बोलते हैं कि वो स्वाब होता है, जैसे ये क्यूटिप होता है, उससे क्या करते हैं कि चीक से थोड़ा सा सलाइवा लेते हैं, उसको लैब में भेजते हैं, और उससे आपका जेनेटिक स्क्रीन कर सकते हैं, और उससे पता कर सकते हैं कि आपको जेनेटिक डिजीज है कि नहीं किडनी के लिए। दूसरा तो जेनेटिक डिजीज होता है, उसको कहते हैं बाय बर्थ। बाय बर्थ में क्या है कि अगर नॉर्मली तो 2 किडनीज होते हैं, कई लोगों जब पैदा होते हैं तो एक किडनी के साथ पैदा होते हैं। अब ये कोई स्क्रीन करता नहीं है, रूटीन स्क्रीनिंग है नहीं, लेकिन आजकल क्या है कि अल्ट्रासाउंड जो है वो प्रेगनेंसी में किया जाता है। तो जब प्रेगनेंसी में अल्ट्रासाउंड किया जाता है तो उसमें जो टुवर्ड्स द टर्म है, जब होता है अल्ट्रासाउंड, तो उसमें एक्चुअली जो फीटस है, जो बच्चा है, उसके क्या करते हैं कि वो किडनी भी देखते हैं। तो वो देखते हैं कि 2 किडनीज हैं कि नहीं है, उनको वो अल्ट्रासाउंड में पता चल जाता है। तो ये आजकल क्या है कि ये एक स्क्रीनिंग होती है जो आपको पता चल जाता है, तो इसलिए आजकल कोई स्क्रीन करता नहीं है। तो इंसिडेंस ऑफ, अगर किसी को सिंगल किडनी है तो मोस्ट ऑफ द टाइम उनको पता चल जाता है प्रेगनेंसी के थ्रू कि हाँ, तो फिर उनको अल्ट्रासाउंड कराना पड़ता है एट बर्थ। पर अगर फैमिली हिस्ट्री में है कि सिंगल किडनी हुआ था तो फिर अल्ट्रासाउंड कराना जरूरी है। तो ये बाय बर्थ हो सकता है। अगर सिंगल किडनी होता है तो जनरली अगेन इनिशियली कोई सिम्टम्स नहीं होते हैं। ओवर टाइम क्या होगा कि मतलब ग्रोथ जो है, मतलब बच्चे की
ग्रोथ जो है वो स्टंट हो जाएगी, बोन्स में प्रॉब्लम आनी शुरू होती है, बोन्स वीक हो जाते हैं क्योंकि किडनी जो है वो विटामिन डी बनाता है। तो अगर आपके शरीर में विटामिन डी नहीं रहेगा तो बोन्स वीक होने लग जाएंगे। तो बोन्स वीक होने लग जाते हैं, ग्रोथ स्टंटिंग हो जाती है, एपेटाइट कम हो जाती है। तो ये ओवर टाइम ये चीजें आती हैं बच्चों में, इनिशियली नहीं आती है। तो अगेन इसमें फैमिली हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जेनेटिक में है, रेयर है, उतना कॉमन नहीं है, लेकिन हाँ फैमिली हिस्ट्री अगर है तो यू शुड गेट इट स्क्रीन। और दूसरा है कि बाय बर्थ अगर है वन किडनी है तो ऑफ कोर्स फिर अल्ट्रासाउंड करना पड़ता है, और उसके अलग टाइप के थेरेपीज हैं जो शुरू करते हैं। हाँ जी। हाँ तो ये बहुत कॉमन चीज है, बहुत अच्छा सवाल है। तो इनका सवाल है कि अगर कोई सिस्ट है किडनी में तो उसका कुछ करना चाहिए कि नहीं। तो सिस्ट जो होता है 40 साल के बाद, एवरी 10 years, ये नॉर्मल एजिंग है। किडनी में 2 सिस्ट, 2 से 3 सिस्ट आएंगे ही आएंगे। तो ये नॉर्मल एजिंग है। तो इसमें अब सिस्ट भी अलग अलग वैरायटी में आते हैं। एक होता है सिंपल सिस्ट और एक होता है कॉम्प्लेक्स सिस्ट। तो कॉम्प्लेक्स जहां भी वर्ड आ गया मतलब वो चीज खराब है, सिंपल जो है वो सिंपल है। तो सिस्ट में अगर आपको मतलब 40 के बाद वो फिर कैलकुलेट करते हैं कि आपको 50 साल तक 2 सिस्ट, 50 के बाद 2 और, तो आपको 4 सिस्ट आ सकते हैं 60 साल तक। 60 के बाद आप 2 और लगा लीजिए, ठीक है, तो 70 तक आपको 6 से 8 आ सकते हैं, ठीक है। तो ये सिस्ट कॉमन है विथ एज, इसमें कुछ। लेकिन अगर पॉलीसिस्टिक है, बहुत सारे सिस्ट हैं, देन इट्स अ प्रॉब्लम, ठीक है। तो उसको पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज कहते हैं। जैसे मैंने पहले डिस्कस किया, सिस्ट वही है जैसे एक बलून है, पानी का गुब्बारा है, उसको आपने लगा दिया है, किडनी के ऊपर चिपका दिया है, तो सिस्ट वही है। तो अब सिंपल सिस्ट है, सिंपल सिस्ट में सिर्फ पानी भरा हुआ है। कॉम्प्लेक्स सिस्ट जो है उसके अंदर ब्लड है, या उसके अंदर बोन फ्रैगमेंट है, या कैल्शियम डिपॉजिट है, तो वो कैंसर कॉज कर सकता है। तो उसमें क्या है, फॉलो अप करवाना पड़ता है। तो उसमें वो कैंसर इटसेल्फ नहीं है, लेकिन उसमें क्या है, एवरी 6 months और एवरी 1 year अल्ट्रासाउंड कराना पड़ता है, देखने के लिए कॉम्प्लेक्सेस बड़ा तो नहीं हो रहा है, या कॉम्प्लेक्सेस सॉलिड तो नहीं बन रहा है। अब जो वो गुब्बारा था वो बॉल तो नहीं बन रहा है। अगर वो बॉल बन रहा है तो वो क्या, तो अगर मोस्ट कॉमन ऑलमोस्ट 80 to 90% सिंपल सिस्ट होता है, कुछ करने की जरूरत नहीं होती, आप आराम से कुछ कर। पर अगर हाँ, अगर रिपोर्ट में कह रहे हैं कि कॉम्प्लेक्स सिस्ट है, देन उसमें फॉलो अप की जरूरत है। हाँ जी। तो विटामिन B12 इंडियन पॉपुलेशन में काफी कॉमन है। और जो विटामिन B12 है वो मेटफॉर्मिन, कई बार मेटफॉर्मिन का एक रेयर साइड इफेक्ट है कि मेटफॉर्मिन की वजह से B12 भी लो हो सकता है, ठीक है। और इंडियन जीन में क्या है कि इंडियन डाइट में क्या है कि क्योंकि हम लोग मोस्टली क्या है कि प्लांट बेस्ड या शाकाहारी बेस्ड डाइट है, तो B12 जनरली हम लो होता है। तो इसलिए इसमें क्या है कि आप एक बी कॉम्प्लेक्स या विटामिन B12 की टैबलेट ले सकते हैं, कोई भी बी कॉम्प्लेक्स की आप टैबलेट ले सकते हैं, और वो आपको खाना चाहिए। लेकिन जो नर्व डैमेज है उसमें भी, अगर डायबिटीज के अलावा अगर आपको डायबिटीज नहीं है और किसी को नर्व डैमेज है, तो विटामिन बी जो है अगर लो है, बी कॉम्प्लेक्स, वो नर्व ग्रोथ कराता है, ठीक है। तो उसमें आपको बी कॉम्प्लेक्स खाना चाहिए, ठीक है। तो अब क्या है कि B12 का लेवल भी होता है। तो आप किसी भी लैब में जाइएगा, अगर आप बोलिएगा कि भैया मेरे को B12 का लेवल करना है, तो वो कर सकते हैं। तो अगर B12 आपका लो चल रहा है तो आपको बी कॉम्प्लेक्स या B12 की गोली खानी चाहिए। और 3 महीने बाद, गोली खाने के 3 महीने बाद आपको टेस्ट कराना चाहिए। आपका अगर लेवल नहीं ऊपर आ रहा है तो फिर आपको इंजेक्शन लेना पड़ता है, वो आपके मसल में लगा देते हैं और वो इंजेक्शन लेना पड़ता है। और वो लेना जरूरी है क्योंकि B12 ओवर टाइम नर्व ग्रोथ और ब्रेन ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ब्रेन तो जो ग्रो हो गया बचपन में हो गया, लेकिन उसको सस्टेन करना इंपॉर्टेंट है। तो मेमोरी इश्यूज आ सकती हैं कि अगर आपका B12 लो चल रहा है ओवर टाइम, तो जिसको कहते हैं डिमेंशिया, रिवर्सिबल कॉज ऑफ डिमेंशिया में B12 डेफिशिएंसी है। अगर आपका B12 ओवर टाइम लो चल रहा है तो आपका जो है वो डिमेंशिया हो सकता है, मेमोरी इश्यू हो सकते हैं, नर्व डैमेज हो सकता है। तो इसलिए B12 को रिप्लेस करना भी जरूरी है।
तो इसका मेन चक्कर है टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो इसमें कहते हैं कि जो मोबाइल फोन, कंप्यूटर, इसके यूज से क्या हुआ है कि चक्कर क्या है कि अगर आप फोन है, आप बेड पे देख रहे हैं या ऐसे देख रहे हैं, तो ये ओवर टाइम क्या होता है, जो आपका जो सर्वाइकल, ये जो कहते हैं इस जो जो वर्टिब्रे है, ओवर टाइम उसमें क्या होता है कि जो मसल है ना दोनों तरफ, तो रीढ़ की हड्डी जो एक हड्डी है, उसके दोनों तरफ मसल है, जो मसल होल्ड करता है रीढ़ की हड्डी को। तो ओवर टाइम क्या होता है कि जब आप उसको नीचे ऐसे ऐसे करके रखते हो तो मसल में टेंशन आ जाती है, और वो आपको स्पॉन्डोलाइटिस और ये सब कॉज करता है। और दूसरा क्या है कि जब आप कंप्यूटर पे बैठते हैं या कुछ बैठते हैं, अगर आपका पोस्चर नहीं सही है, तो उस वजह से भी क्या होता है, अगर आप बेड पे बैठ के कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, तो गद्दा जनरली थोड़ा सैग कर जाता है, तो आपका बैक थोड़ा सैग कर जाएगा। अगर आप गद्दे पे भी बैठे हुए और बैक पे रेस्ट भी है, फिर भी वो भी नहीं ठीक है, क्योंकि आप सैग करोगे ही करोगे और आपके जो पीछे की जो रीढ़ की हड्डी है उसको नहीं मिलेगा। तो अब चक्कर क्या है कि कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी के बिना जिंदगी नहीं है। तो आपको करना क्या है कि जब आप ऐसे कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, तो सबसे पहले अपना डेस्क और चेयर जो है उसको कहते हैं अर्गोनॉमिक। अब आप अगेन इसमें क्या है कि आप गूगल कीजिएगा तो उसमें आता है कि ये स्टडीज हो रखी हैं कि आपका जो कुर्सी का जो एंगल है वो कितने पे होना चाहिए। तो उसमें है 110 डिग्री या ऐसे अगर आपका एंगल है तो दैट्स द राइट एंगल। उसमें आप हेड का भी एंगल इतने पे और आपका स्क्रीन इस लेवल पे होना चाहिए। फोन का मिनिमल यूजेस डाउन होना चाहिए, मैक्सिमम यूजेस ऐसे होना चाहिए। तो इसमें ये चीजें। दूसरा क्या है कि स्ट्रेचिंग का बहुत बड़ा रोल है, स्ट्रेचिंग और योगा का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। तो अगर आप रोज स्ट्रेचिंग नहीं कर रहे हैं तो फिर क्या होगा, ओवर टाइम ये चीजें बिल्ड हो जाएंगी। तो स्ट्रेचिंग अगेन, कोई भी बेसिक स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस हैं वो आपको करना है। और स्ट्रेचिंग का ऐसा है कि लोग स्ट्रेचिंग को काफी अंडर एस्टिमेट करते हैं। लोग जनरली फोकस कर लेते हैं और चीजों पे, लेकिन स्ट्रेचिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है बॉडी में। अगर आप मसल्स को स्ट्रेच नहीं कीजिएगा तो वो टेंशन जो है वो रिलीज नहीं होता है। जब तक वो रिलीज नहीं होगा तो आप किसी चीज को क्रॉनिकली, अगर आप ओवर लॉन्ग टर्म अगर आप उसको टेंशन के स्टेट में रखिएगा, तो जैसे कोई रबड़ बैंड है या उसको आप उसको खींच के रखिएगा ओवर टाइम, तो उसकी इलास्टिसिटी चलेगी। वैसे ही मसल का होता है, वो मसल रीढ़ की हड्डी को सपोर्ट नहीं कर पाता है। तो दूसरा है, तीसरा जो दूसरी चीज होती है इसमें बैक की जो एक्सरसाइजेज है, बैक बिल्डिंग एक्सरसाइजेज है, वो इंपॉर्टेंट है। तो उसमें क्या है कि जैसे आप पेट के बल लेट गए और इसमें जैसे हलासन करके बोलते हैं कि आपने अपना पैर पीछे से उठा लिया, तो वो आपके लोअर बैक को बनाता है। और फिर जब बैक नीचे आ गया, पेट के बल है, आप अपने इसको भुजंग आसन कहते हैं, जिसमें आप सर को ऊपर आसमान की तरफ देख रहे हैं, तो उससे आपका ये वाला मसल बनता है। तो ये दोनों बैक मसल बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये मसल जो है वो होल्ड करते हैं। तो इसलिए ये चीजें। और दूसरा मतलब ये स्पॉन्डिलाइटिस ये सब टेक्नोलॉजी की वजह से काफी ज्यादा हो रहा है। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए आपको पोस्चरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है और स्ट्रेचिंग का बहुत बड़ा रोल है। तो सभी को अपनी दिनचर्या में शारीरिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए कुछ खास बात आप बताना हाँ चाहेंगे, खान पान या कुछ और हाँ। क्या ध्यान रखना चाहिए? तो बेसिक बात यही है कि इसमें जो है एक्सरसाइज का बहुत बड़ा रोल है। तो हम लोग जनरली बहुत बिजी हो जाते हैं दिन में और कहते हैं कि टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। तो मेरे साथ एक कलीग है जो काम करता है, तो वो यही कहता है कि भाई हमें ओलंपिक्स में थोड़ी जाना है, हमें तो भाई 10 से 15 मिनट चाहिए। तो अगर आप 10 से 15 मिनट भी निकाल सकते हैं वो भी आपके शरीर के लिए बहुत है। तो उसमें हो गया कि एक्सरसाइज, उसमें हो गया कि आप वॉक कीजिए, आप मेडिटेट कीजिए, आप योगा कीजिए, आप इसको ओवर टाइम बढ़ाते रहिए। लोग कहते हैं कि टाइम नहीं है, लेकिन अगर आप 15 से 20 मिनट भी अपने बॉडी को नहीं दे सकते हैं, लेकिन आप 1 घंटे अगर अपने आप फोन को दे सकते हैं, तो वो गलत हो रहा है। तो इसलिए इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आप एक्सरसाइज कीजिए और इसको आपको डेडिकेटेड टाइम देना जरूरी है। एज मैंने कहा कि किसी को, हम यहाँ ओलंपिक्स की ट्रेनिंग नहीं कर रहे हैं कि 4 घंटे की ट्रेनिंग करनी है, 6 घंटे की। क्योंकि लोग जब शुरू करते हैं, लोग बोलते हैं अरे टाइम नहीं है, मैं 1 घंटा नहीं कर सकता, मैं 40 मिनट नहीं निकाल सकता। आपको 40 मिनट निकालने की जरूरत ही नहीं है। आप 10 मिनट निकालिए, 15 मिनट निकालिए, 20 मिनट निकालिए, आप जितना निकाल सकते हैं आप निकालिए। आप धीरे धीरे करके वो बिल्ड ऑन होता जाता है, क्योंकि आपको एक आदत सी पड़ जाती है, आपके शरीर को आदत सी पड़ जाती है जिसकी जरूरत है।
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरा तो ये हो गया डाइट, और डाइट और ये एक्सरसाइज हो गया। एक्सरसाइज में क्या है कि रिपीटेड एक्सरसाइज का बेनिफिट है, वन डे का कोई बेनिफिट नहीं है, आपको इसको कंटिन्यू करना पड़ता है रिपीटेड। तो एक्सरसाइज में आप बेसिक लो इंटेंसिटी से कर सकते हैं, वॉकिंग से शुरू कीजिए, योगा कीजिए, मेडिटेट कीजिए, उसको आप फर्दर आप रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करके बोलते हैं, उसमें वेट्स उठाना हो गया, बैंड्स करना होगा, ये सब आप कर सकते हैं, उसको एडेड ऑन कर सकते हैं। पर अगर आप बेसिक एक्सरसाइज भी कर रहे हैं वो भी बहुत है, धीरे धीरे उसका आप टाइम बढ़ाते जाइए क्योंकि बॉडी की इंड्योरेंस बढ़ती है। तो ये दिनचर्या में सबसे पहले ये है। अच्छा, और मेडिटेशन का बहुत बड़ा रोल है। मेडिटेशन क्या है कि आपके माइंड का जो इनटेक है वही आपका आउटपुट होगा। तो अगर आपका माइंड का इनटेक ठीक है तो आपका आउटपुट भी अच्छा रहेगा, और जैसा आपका आउटपुट रहेगा वैसा आप एनर्जी रिलीज कीजिएगा, और फिर वैसा आप एनवायरनमेंट कीजिएगा। और उससे क्या होगा कि आपका वर्क एनवायरनमेंट, आपकी फैमिली एनवायरनमेंट अगर अच्छा रहेगा तो स्ट्रेस ऑटोमेटिकली लो रहेगा। तो वो काफी इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद जैसे हमने बात किया डाइट में, तो आप खाने में क्या है कि आप प्रोसेस चीज को बिल्कुल जहां तक हो सकता है उसको कम कीजिए, लिमिट कीजिए, क्योंकि प्रोसेस्ड फूड अब इतना ज्यादा पेनिट्रेट कर गया हमारे सोसाइटी में कि उसको बिल्कुल टेबल से हटा देना एक्सट्रीम हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। तो उसको आप लिमिट कीजिए। आप अगर कहते हैं कि भाई मैंने जलेबी के मतलब 3 जलेबियां खानी है, आप एक खाइए, एक को बाद में आधा कर दीजिए, थोड़ा सा खा लीजिए, हो गया, बस स्वाद अनुसार हो गया। आपको पूरा जरूरी नहीं है कि भाई 250 ग्राम जलेबी ली है तो पूरा हमने खत्म करना है, ठीक है। तो ये चीजें इसमें जरूरी है। तो डाइट में ये चीजें हैं कि आप प्रोसेस्ड फूड को जितना आप मिनिमाइज कर सकते हैं वो अच्छा है। अनप्रोसेस्ड फूड जिसको कहते हैं कि घर पे अपना खाना बनाइए, कुकिंग कीजिए, उसमें नमक कम डालिए, उसमें जो तेल है वो बदल बदल के डालिए, शाकाहारी भोजन मोस्टली खाइए, तो वो आप स्वस्थ रहेंगे। और दिनचर्या में पानी खूब पीजिए, फ्लूइड इनटेक खूब कीजिए, और इसमें भी प्रोसेस्ड फ्लूइड इनटेक ना करें। प्रोसेस्ड फ्लूइड इनटेक में है थम्स अप, कोक, पेप्सी, ये सब प्रोसेस्ड है, ये फैक्ट्री में बनते हैं, हमारे पास आते हैं और हम इसको ग्लास में डाल के पी लेते हैं। अगर आप घर पे छाछ बना के पी रहे हैं वो बेटर है रादर देन एक प्रोसेस्ड फ्रूटी, माजा, ये सब सब प्रोसेस्ड है। तो ये आप अवॉइड कीजिए। अनप्रोसेस अपने घर में आप भले ही मौसमी का जूस निकाल लीजिए, नारियल पानी पी लीजिए, आप अपने घर में संतरे का जूस निकाल लीजिए, वो ज्यादा अच्छा है क्योंकि ना आप उसमें चीनी डालते हैं ना प्रिजर्वेटिव डालते हैं।